क्वेश्चन नंबर 76 है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें किन पर्वतों में हैं? पहला अरावली, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी घाट या चौथा विंध्याचल। जिसको भी पता हो वह वीडियो को पॉज करके पहले क्या करे, कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई करे, फिर उसके बाद चेक करे कि उसका जवाब सही है या फिर गलत है। तो चलिए इसके सही जवाब को देखते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, वह किसको पार करता है? पश्चिमी घाट को। अहमदाबाद से केरल की यात्रा करने पर पश्चिमी घाट के सुरंगों से होते हुए ट्रेन जाती है और यह पश्चिमी घाट आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगर हम विंध्याचल पर्वत की बात करें तो यह आपके एमपी एवं यूपी में स्थित है, जबकि अरावली पर्वत की बात करें तो यह राजस्थान में स्थित है और पूर्वी घाट की अगर बात करें तो यह आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के समुद्री तट पर स्थित है। ठीक है, तो आपका अहमदाबाद से केरल की यात्रा करते हुए ट्रेन किस सुरंग से जाएगी? तो वह जाएगी आपके पश्चिमी घाट से। आइए क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग रिक्त स्थान के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। तो जब हम लोग ग्लोब पर देखते हैं तो भारत की स्थिति किस देश के सामने उल्टी होती है? लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना या अलास्का। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी सीटेट का तैयारी कर रहे हैं वह वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आंसर जानने से पहले वह वीडियो को पॉज करके इसका जवाब जरूर से कमेंट बॉक्स में दें और लास्ट में ज़रूर से बताएं कि उनके 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका 21 फरवरी 2016 का। इसके पहले पार्ट को अपलोड किया जा चुका है जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, जिन्होंने न देखा वो जाकर देख सकते हैं। आइए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर है आपका अलास्का, अलास्का यूएसए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, दूसरा मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, तीसरा मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, या चौथा तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। तो इसका सही जवाब है आपका कि तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। ठीक है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम रोकने के लिए ठहरे हुए पानी पर जब तेल डाला जाता है तो तेल का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण तेल जल के ऊपर फैलकर एक परत बना लेता है जिससे जल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती और मच्छरों का प्रजनन क्या हो जाता है? थम जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? अगर आप लोग मधुमक्खी को देखेंगे तो वो लोग छत्ते के चारों तरफ रहते हैं ग्रुप में, यानी कि क्या करते हैं? समूह बना के रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ और भी कीट हैं जो समूह में रहते हैं। आपको उसका पहचान करना है जो समूह में नहीं रहता है। पहला है चींटी, दूसरा दीमक, तीसरा मकड़ी या चौथा बर्रा है। तो चींटी भी तो जब देखिए लाइन से चलता है यानी कि समूह में ही चलते हैं। दीमक भी जहाँ पर लगते हैं एक साथ ही दीमकों का पूरा फौज ही रहता है। ठीक है, कहते हैं ना कि जिस चीज़ में दीमक लग गया वो खराब ही हो जाएगा। और मकड़ी, मकड़ी क्या होता है? मकड़ी अकेले ही एक मकड़ी एक जाल बनाती है, ठीक है, न कि समूह में बनाते हैं। तो यही हमारा सही जवाब होगा। जबकि बर्रा ये भी समूह में रहते हैं। ठीक है, तो क्या मकड़ी सही जवाब होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। पहला, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार या चौथा असम। तो यह किस राज्य की विशेषता है? तो यह आपके असम की विशेषता है। ठीक है, असम में भारी वर्षा होती है और वहाँ के गांवों में घर बनाने की विशेष प्रक्रिया होती है। यहाँ के घरों की
बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, लकड़ी से निर्मित होते हैं, और मकान जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, और मकान की जो छतें होती हैं वह ढालू होती हैं। ठीक है, ये कहाँ की विशेषता है? आपकी असम की। आइए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? यानी कि कहाँ के लोग कुडुख भाषा बोलते हैं? पहला मणिपुर, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा झारखंड, या फिर मिजोरम। कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? यानी कि कहाँ के लोग कुडुख भाषा बोलते हैं? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, या फिर मिजोरम। तो यह झारखंड के लोगों की भाषा होती है कुडुख। कुडुख ओराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, और यह जनजाति मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में निवास करती है। आइए क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है? तो हम लोग पढ़े हैं कि पर्यावरण अध्ययन में कुल 6 विषय वस्तु है, जिसे इंग्लिश में थीम कहते हैं। तो उन्हीं में से बताना है कि आपको कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है। पहला सौरमंडल, दूसरा मौसम, तीसरा ऊर्जा, या फिर चौथा भोजन। तो कौन सा है आपका? भोजन क्या है? थीम है। इसके अतिरिक्त हम लोग पढ़ें कि परिवार और मित्र हमारे थीम में आते हैं, भोजन आता है, वाटर आता है, आश्रय आता है, हम चीज़ें कैसे बनाती हैं, ये सब हमारे क्या है? थीम है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? पहला, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। दूसरा, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। तीसरा, यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। चौथा, यह पाठ योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों कि यह क्या करता है? यह विषय सीमाओं को नरम यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में जो थीम होता है, विषय आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में सर्वाधिक सशक्त तर्क यही हो सकता है कि विषय वस्तु विषय सीमाओं को क्या करे? नरम बनाए और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करे। आइए क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? पहला, कहानियाँ अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं। दूसरा, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। तीसरा, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। या चौथा, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। तो इसका सही जवाब है आपका कहानियाँ हैं वह पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, तो प्राथमिक कक्षाओं में जो पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण क्या करती हैं? रोल निभाती हैं, क्योंकि कहानियों में व्यक्ति के अनुभव शामिल होते हैं तथा कहानी कई विषय क्षेत्र को भी छूती हैं और साथ ही साथ कक्षा प्रबंधन में भी सहायता करती हैं। किंतु कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं, परंतु यह शिक्षण कौशल में उपयुक्त बहुत कम होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में ए, परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए। बी, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। सी, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। डी, बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो कौन कौन सा इसमें से सही है? इसका सही जवाब है आपका बी, कि रट कर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर बच्चा रट कर सीख रहा है तो उसे डिस्करेज करना चाहिए, उसे मना करना चाहिए कि ऐसे नहीं करना है, बल्कि आपको करके सीखना है, आपको समझ कर सीखना है, न कि रट कर सीखना है। तो ये सही है। और तीसरा कि बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी हमारा सही है। तो बी और सी सही है, ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? पहला,
सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। दूसरा, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती हैं। तीसरा, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। चौथा है, बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है। तो इसका सही जवाब है कि बच्चे को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास है, यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आकलन प्रक्रिया में बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण देना वांछनीय अभ्यास नहीं है, यह एक स्टैटिक होता है, यानी कि स्थैतिक होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। नीचे दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? पहला, परिकल्पना एवं प्रयोग करना। दूसरा, न्याय के लिए सरोकार। तीसरा, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। और चौथा, वर्गीकरण एवं चर्चा। तो जब अलग अलग तथ्यों को देखकर तथा समझकर बच्चे उसे अपने नोटबुक में लिखते हैं तो यह अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग कौशल के अंतर्गत आता है। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को रिक्त स्थान द्वारा संबोधित करता है। पहला, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। दूसरा, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तीसरा, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। चौथा, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तो इसका सही जवाब है आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। ए, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? तो इन सवालों की जो प्रकृति है आपकी मुक्त अंत वाला अभिसारी। ठीक है, कैसा है? मुक्त अंत वाला अभिसारी तथा बद्ध अंत वाला अपसारी है। बी, बद्ध अंत वाला अपसारी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं कि कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ए, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो। बात सही है, कक्षा 1 का बच्चा भी लिखने में कहाँ सक्षम होता है, तो उनकी मौखिक परीक्षाएं ली जानी चाहिए। बी, ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, ये भी सही है। तीसरा, शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। डी, किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए, किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका सही जवाब है आपका क्या? पहला, ये भी सही है, मौखिक परीक्षाएं। दूसरा, ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। और सी, क्या? शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग। जबकि किसी को न रोके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये गलत है। तो हमारा सही क्या हो जाएगा? ए, बी, सी। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? ए, बी, सी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।